कैपेक्स प्लान, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में पैसा दिया जाता है, उसमें पीआरआईज प्लस बीडीसी और डीडीसी का पैसा होता है। पीआरआई मतलब पंचायती राज पे, पंचायती लेवल पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वो पैसा जो होता है वो 20-22 लाख के आसपास सरपंच और उनके मेंबर्स को दिया जाता है। साथ में बीडीसी, जब बीडीसी बनते हैं तो बीडीसी कुछ जगहों के उनका हेड बीडीसी चेयरमैन बनता है और वो कुछ बीडीसीज होते हैं जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं। और उसके बाद लास्ट पे डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, 73rd अमेंडमेंट जो 1992 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें जो लोग आते हैं वो डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उनके पास भी 70 से 75 लाख रुपए आता है। लेकिन इस बार जो थर्ड टायर था हमारा, आप जानते हैं जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था, उसको इस टाइम पे जो है एब्रोगेट किया गया था, मतलब खत्म हुआ था, उनका टेन्योर खत्म हुआ गया। और उस टेन्योर को खत्म होने से पहले कोई इलेक्शन नहीं किया कराया गया। हालांकि संवैधानिक तरीका यह है कि आप जो ही किसी भी, वो एमएलए हो, एमपीज हो या थर्ड टायर हो, किसी का भी जब इलेक्शन उनका टेन्योर खत्म होता है तो उससे पहले ही इलेक्शन करवाए जाए, ताकि वो बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, जो ग्रास रूट लेवल की बॉडी है, वो वहां पे काम करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन नहीं करवाए गए और इलेक्शन न करवाने की वजह से जो फंड्स आए, जो पैसा आया, वो सारा इस टाइम पे एमएलए के हाथों में दिया गया। कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं आपको बता रहा था, उसमें 3 टाइप की फंड, जो पीआरआई फंड, डीडीसी की फंड और बीडीसी की फंड, ये तीनों फंड्स उठा के एक एमएलए के हाथ में डाली गई। और एमएलए ने इन फंड्स का किया क्या, वो मैं आपको थोड़ा सुनाना चाहता हूं। अब इतना पैसा आता है और इतना पैसा उठाने के बाद ये दिया जाता था पहले पंचायत के लेवल पे, उसके बाद बीडीसी के लेवल पे और उसके बाद डीडीसी के लेवल पे। और काम ये होता था कि सरपंच और उसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो पैसा ऐसी जगहों पे लगाएं जहां पे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। और उसी तरीके से जो बीडीसी प्लान होता है या डीडीसी प्लान होता है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि ये सारा पैसा उठा के एक कम्युनिटी को डेवलप किया जाए, किसी सोसाइटी को, किसी पंचायत को, किसी ब्लॉक को या किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के एरियाज को डेवलप किया जाए, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, विकास हो, जो मोदी भी खुद कहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इस बार जम्मू कश्मीर की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्हें डायरेक्टली ये कहा कि पीआरआई का फंड हो, डीडीसी का फंड हो या बीडीसी का फंड हो, सारा उठा के आपने सभी ये पैसा उठा के ये एमएलए के हाथों में देना और एमएलए प्लान बनाएगा। और गांव गांव में जाके रेजोल्यूशन बने, हर गांव में रेजोल्यूशन बने, एमएलए से खास बंदे थे, उनने रेजोल्यूशन बनाए और रेजोल्यूशन बाकी लोगों ने भी बनाए। लेकिन सारे रेजोल्यूशन उठा के, जितने भी रेजोल्यूशन थे सारे उठा के एमएलए के हाथों में दिए गए। एक्सपेक्टेशन ये था कि जो एमएलए इस किसी एरिया का है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो बीडीसी हो, डीडीसी हो या पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन का पैसा हो, वो सारा उठा के वो पंचायत लेवल पे एक मीटिंग रखे, पब्लिक दरबार रखे, या वो ब्लॉक लेवल पे, अगर उसके पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि एमएलए के पास अब टाइम नहीं है, वो वोट लेके यहां से चले जाते हैं और गरीब बेचारा मर रहा है, जी रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब खैर उनके पास टाइम नहीं है, उनको सिर्फ जम्मू और कश्मीर घूमना है, उनके पास वक्त नहीं है कि गरीब के पास वक्त काटे। तो वो सारा जितना भी पैसा है, जितना भी पैसा उठा के जिसको मर्जी दें, उनको अपनी वो है। अब इसमें यह बनता था कि जो एमएलए है वो पंचायत लेवल पे जाए और देखे वहां पे डेवलपमेंटल प्लान्स कौन कौन से देने। ठीक है, आपके पास इतना वक्त नहीं है, एटलीस्ट ब्लॉक लेवल पे जाएं। पूरे किश्तवाड़ में 3 एमएलए और सिर्फ 13 ब्लॉक है, आप ब्लॉक्स लेवल पे जाएं और ब्लॉक लेवल पे आप देखें कितना कितना पैसा किसको देना है। लेकिन इन्होंने ब्लॉक लेवल पे भी, वहां पे जाके इन्होंने ब्लॉक लेवल पे भी कोई पब्लिक दरबार नहीं किए, बल्कि इन्होंने घरों में बैठ के, 4 दीवारी के अंदर बैठ के इनने खुद प्लान लिखे और खुद प्लान जो है लोगों में वहां पे डिस्कस करके, अपने लोग जो उनके खास लोग थे उनको उनके साथ डिस्कस करके वो प्लान उन्होंने जो है डिस्बर्स किए। अभी ईएनआईटी में जब देख रहा था, जब टेंडर्स में देख रहा था, तो टेंडर्स में ऐसे ऐसे अपने अपने खास बंदों को टेंडर्स में नाम चढ़ाया गया है, ऐसे ऐसे काम दिए गए हैं जो उनके अपने खास बंदे थे। लेकिन वहीं पे जो लोगों ने रेजोल्यूशन दिए थे, जो पब्लिक में रेजोल्यूशन बने थे, पब्लिक रेजोल्यूशन में लोगों ने बोला था कि जनाब हमारे ये काम है, हमारे वो काम है, और ये हमारे काम जो है, ये हमारे काम इस तरीके से इस वार्ड में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी पंचायत में 5 से 6 या 7 या 10 वार्ड है, हर वार्ड से जो है लोगों ने रेजोल्यूशन दी और बोला कि यहाँ पे ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। लेकिन उन रेजोल्यूशन को बालाए ताक रख के, साइड पे रख के, एमएलए ने सिर्फ अपने लोगों को, जो अपने खास लोग थे, जो उनके इलेक्शन के आसपास लोग होते हैं,
उनको खास लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए उन खास लोगों के काम जो है उनमें रखें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं भी गांव जाता हूं, मुझे इवन कंप्लेंट्स भी आती हैं, बोंजवा हो, मड़वा बड़वन हो, केशवान का एरिया हो, मुगल मैदान छात्रों का एरिया हो, इन जगहों से कंप्लेंट्स आती हैं। सिगरी से भी आज कोई कंप्लेंट कर रहे थे कि एक स्कूल है, वहां बिजली नहीं है और स्कूलों में वॉशरूम नहीं है, स्कूलों में जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है, इवन अस्पतालों में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये पैसा जितना था डीडीसी बीडीसी पहले इन जगहों पे लगे ताकि हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा वो एजुकेशन उनके अंदर आए, और एजुकेशन आने के बाद वो सवाल इनसे पूछें और सवाल पूछेंगे। लेकिन एमएलएज और एमपीज जितने भी ये मंत्री बनते हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक आम आदमी पढ़े, क्योंकि एक आम आदमी पढ़ेगा तो वो सवाल पूछेगा। तो इसलिए जबरदस्ती इनको अनपढ़ रखा जाता है ताकि ये भेड़ बकरियों की तरह हमारे पीछे चले और जो हम इनको कहें वो वैसे ही करें। और ऐसा ही होता है। आप देखें, मुझे बताएं कौन एमएलए ने आज तक, किस एमएलए ने शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया? या शिक्षा मंत्रालय जो संभाल रही है मैडम सकीना हेतु, वो कभी भी एजुकेशन पे सिर्फ छुट्टियां देनी होती है उनको कि छुट्टियां, आज छुट्टी होगी बच्चों की, आज छुट्टी है, स्कूल में आज छुट्टी होगी, कल छुट्टी होगी, सिर्फ ये बातें की जाती है। लेकिन ये बात नहीं की जाती है अगर घर में ही स्कूल में आप एसी लगा दीजिए, स्कूलों में एसी लगवाइए। तो इसीलिए फंड होती है। चलो स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, स्कूल में 2-2 कमरे, एक कमरा है, उन एक कमरा 2-2 कमरे की जगह 3-3 4-4 कमरे बनाए जाएं। ये फंड्स इसलिए आती हैं ताकि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। लेकिन किसी का घर बनाना है इनको, किसी का पर्सनल ड्रेन बनानी है, किसी का पर्सनल डंगा देना है, तो उसके लिए इस फंड को आज इस्तेमाल किया जाता है। बड़े अफसोस की बात है, हमारे जितने भी गांव में एरियाज हैं, गांव के लोग हैं, वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छा इलाज अपना करवाएं, या अच्छे उनकी सड़कें हो, या अच्छा आसपास उनके पास वाटर पंप्स हो, पानी हो, बाकी बिजली अच्छी हो, आसाइश उनके पास अच्छी हो। लेकिन किसी लोग के पास, कोई आम आदमी के पास, गरीब आदमी के पास कोई नहीं पहुंचता है, उसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। आज आप देखो हमारे गांव जितने भी हैं वो सारे डिपेंडेंट होते हैं, सारे के सारे गांव डिपेंडेंट होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं नरेगा पे। अब नरेगा को तो नाम चेंज कर दिया है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च होता है, अब नाम तो चेंज कर दिया, विकसित भारत ग्राम जी नाम रखा है। विकसित भारत ग्राम जी नाम रखने के बाद आप देखो इस टाइम पे जुलाई चल रहा है, 3-4 महीने हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर को। अब जब बारिशें आ जाएंगी, जब इस टाइम पे बर्फ आ जाएगा, बर्फ के टाइम, बारिशों के टाइम डिमांड लगाई जाएंगी और कुछ दिन लोगों को दिए जाएंगे, 10 या 20 दिन लोगों को दिए जाएंगे। इस टाइम मोदी का वादा है, मोदी कह रहा था कि इस टाइम 125 दिन दिए जाएंगे, लेकिन कहाँ 125 दिन है? वो 125 दिन में 300 रुपए का रेट रखा गया है, लेकिन कहाँ है 125 दिन? कहाँ है? आप मुझे बताओ। जब अगर डिमांड ही बर्फ में लगती है, डिमांड ही अगर बारिश में लगती है, तो वो एक गरीब बेचारा जो उसका पूरा उसका डिपेंडेंस अगर नरेगा पे था, मतलब वीबी जी राम जी पे था, नाम सिर्फ चेंज किया है, वीबी जी राम जी पे जो है उस पे डिपेंडेंस है। वो पैसा ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपने बच्चे की शिक्षा करवाए, वहां से शिक्षा करवाए, अपने बच्चे के लिए वहां से वो सारा पैसा उठा के अपने बच्चे का इलाज, अपने बच्चे की शिक्षा वहां से दे दे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आज उनकी डिमांड नहीं लग रही है। और वीबी जी राम जी में कोई ऐसा नहीं है, वो आप समझो कि आप डिमांड ड्रिवन नहीं है। अगर सरकार के पास पैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा है, वो बताएगा कि जनाब हमारे पास इतना पैसा है तो आप डिमांड लगाइए। अगर पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं लगेगा। तो पहले जबरदस्ती ये होता था कि आपके पास राइट एंटाइटल था कि आप डिमांड लगाते हैं तो डिमांड लग जाता है। लेकिन आज के टाइम पे आपका डिमांड नहीं लगेगा अगर सरकार के पास पैसा नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस नरेगा को खत्म कर दिया गया है। नरेगा अब नरेगा नहीं रहा, नरेगा अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नरेगा को खत्म कर दिया गया। बड़े अफसोस की बात है कि सरकारें जो एक गरीब आदमी की बातें करती हैं, गरीब आदमी के लिए लड़ने की बात करती है, जब वो सरकार में पहुंचती हैं, जब उनके पास पावर आती है तो उस गरीब को ही कुचलना शुरू कर देते हैं। इस टाइम पे वीबी राम जी अभी पता भी नहीं है कार्ड्स कहाँ पे हैं, डिमांडें कहाँ पे हैं, कोई डिमांड नहीं लग रही है, कोई कार्ड नहीं बन रहे। अभी मैं कुछ वीडियो साहब से मेरी बातें भी हुई थी, लेकिन उनने बोला कि अभी हमारे पास खुद क्लियर नहीं है, खुद उनके पास क्लियर नहीं है कि ये डिमांड लगनी कैसे, और खुद क्लियर नहीं है कि अभी कार्ड कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। लेकिन आप मुझे खुद ही बताएं, एक गरीब बेचारा ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका डिमांड लगेगा, उसका काम होगा, उसको मटेरियल मिलेगा, उसको स्किल्ड का पैसा मिलेगा और फिर वो घर चलाएगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज सरकारें एक गरीब को पूरे दबाने की कोशिश करती है, एक गरीब को पूरा सप्रेस करने की बात करती है। आप मुझे बताओ, हमारे गाँव में JRS और VLWs होते हैं,
जो ग्राम सेवक होते हैं या जो पंचायत सेक्रेटरीज होते हैं, जिनको हम VLWs कहते हैं, विलेज लेवल वर्कर्स कहते हैं, इनके दफ्तर कहाँ पे? ये हफ्ते में 1 या 2 बार हमें गांव में दिखते हैं, उसके बाद कभी दिखते ही नहीं है। क्या इनका कोई ऑफिस नहीं है? क्या इनका फील्ड में विजिट नहीं करना होता है? अगर ये 1 दिन या 2 दिन हफ्ते में आते हैं, आप मुझे बताओ इनके लिए बायोमेट्रिक क्यों नहीं है? अगर आपने टीचरों के लिए बायोमेट्रिक किया है तो आपने ब्लॉक के डिपार्टमेंट के लिए बायोमेट्रिक क्यों नहीं किया? आपने पटवारियों के लिए बायोमेट्रिक क्यों नहीं किया? अब एक गरीब बेचारा, उसको कोई दस्तखत करवाना है, किसी VLW से दस्तखत करवाना है या किसी पटवारी से दस्तखत करवाना है, तो उस आदमी को, एक गरीब इंसान को पटवारी को ढूंढना है कि पटवारी साहब कहाँ, और पटवारी साहब फोन भी नहीं उठाते हैं। फिर दौड़ते दौड़ते उनको किश्तवाड़ आना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ता है, गांव से डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ता है, गांव से शहर आना पड़ता है, और शहर में कितनी मुसीबतें होती हैं। गाड़ी का किराया देना है, खर्चा भरना है। उसके बाद जब पटवारी के पास पहुंचते हैं तो पटवारी सीधे मुंह बात नहीं करता और कहता है कि कोई नहीं, आप कल आ जाना, परसों आना। वो बेचारा एक गरीब रहेगा तो कहाँ पे रहेगा? उसको मजबूर हो जाता है कि वो सराई में रहे। लेकिन क्या सरकार ये नहीं कर सकती है? क्या गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता है? क्या MLAs और MPs का काम ये नहीं है कि गांव गांव में पूरा प्रॉपरली बताया जाए कि पटवारी किस दिन कहाँ पे कब आएगा, पूरा लिखा जाए, सिटीजन चार्टर लिखा जाए, पब्लिक के लिए बताया जाए कि एक गरीब बंदे के लिए, जो गरीब बंदा पटवारी को ढूंढ रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, या किसी VLW को ढूंढ रहा है या किसी JRS को ढूंढ रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ के DC एडमिनिस्ट्रेशन को या यहाँ के किश्तवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन को या सरकार को ये करना चाहिए कि वो बता दे कि डेट फिक्स करे। अगर इनको हफ्ते में 2 ही बार आना है तो बता दे कि कहाँ पे आना है, इनका दफ्तर कोई होगा, कहीं कोई जगह होगी। मैं आपको एक गाँव की बात बताता हूँ। नियाबत बनी है, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग बनी है, लेकिन ना कोई वहां पे नायब तहसीलदार जाता है और ना ही वहां पे कोई पटवारी जाता है, ना ही वहां पे कोई एम्प्लॉय जाता है, और वो बिल्डिंग भी डिफेक्ट है। उसी के साथ में BDO का दफ्तर है, और BDO के दफ्तर BDO साहब जो है अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, कोई उनके ऊपर वो नहीं है। जब फोन करते हैं तो BDO साहब फोन भी नहीं उठाते। ये आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि आप भी इनको कॉल करते होंगे। VLW को फोन करो, JRS को फोन करो, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना किसी घर का मकान नहीं है, सरकार दे रही है, और सरकार को हम टैक्स पे कर रहे हैं, और उसके बाद सरकारें मकान देती हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, एक गरीब का मकान काट दिया, वहीं पे कुछ खास बंदों का मकान लिख दिया गया, और खास बंदों को ही मकान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमें प्रॉब्लम यह है कि गांव गांव में मैंने एक चीज प्रॉब्लम देखा कि आकिब शाह आएगा या कोई लीडर आएगा, फिर हम काम करेंगे, फिर हम ये सब चीजें देखेंगे। लेकिन ये नहीं सोचते हैं हम कि हम खुद पूछें कि PRA का प्लान कहाँ पे इस्तेमाल किया गया, DDC का प्लान कहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अगर आप रेजोल्यूशन दे रहे हैं, पूरा सोसाइटी रेजोल्यूशन देता है, पूरा गांव रेजोल्यूशन देता है, अगर गांव ये कहता है कि जनाब यहाँ पे एक वाटर पंप होना चाहिए, यहाँ पे एक स्कूल में वॉशरूम होना चाहिए, स्कूलों में वॉशरूम नहीं है, अगर स्कूल का कमरा बनना चाहिए, मिड डे मील के लिए कमरा बनना चाहिए, अगर आप ये रेजोल्यूशन भेजते हैं तो फिर MLA होता कौन है? उस रेजोल्यूशन को काटने वाला और अपने खास बंदे को वही पैसा देने वाला। इन्होंने इस बार किसी का काम अगर रेजोल्यूशन में लिखाया गया है कि गुलाम मोहिद्दीन का या बिदिया लाल का ये ड्रेन बनना चाहे, लेकिन वो नाम काट दिया, बिदिया लाल और गुलाम मोहिद्दीन को नाम काट के शमसुद्दीन को दिया गया और साथ में किसी रोशन लाल को दिया गया। मतलब आप देखिए कि एक बंदे का नाम काटे किसी और बंदे को दिया। क्यों? क्योंकि वो उनका खास था, उन्होंने जो है वहां पे वोट किया होगा, उन्होंने उसके साथ रह के वहां पे काम किया होगा। लेकिन फिर हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी डेवलप कब होगी? फिर हमारे एरियाज डेवलप कब होंगे? हमारे एरियाज में फिर काम कब होंगे? अगर ये MLAs, अगर ये MPs गांव के डेवलपमेंट के बारे में नहीं कहेंगे, अगर ये गांव के जो विकास है उसके बारे में नहीं कहेंगे, इस गांव के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव के गरीब के लिए बात नहीं करेंगे, तो फिर कब किस चीज के लिए बात करेंगे? आप मुझे बताओ, MLAs वोट लेता है, वोट लेने के बाद वो फिर कभी मुश्किल से दिखता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखे, और अगर एक MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं दिखता है तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि उसके बाद गांव की तरक्की होगी कैसे। तो बेसिकली शॉर्ट लाइव था कि PRA में जो स्कैम हो रहा है, PRA वो DDC और BDC फंड में जितना भी स्कैम हो रहा है, वो सारा का सारा स्कैम एक MLA के स्पॉन्सर्ड स्कैम है। MLA उसमें पूरा इन्वॉल्व है, और MLA को चाहिए कि जब भी वो ये काम कर रहे हैं, जब भी अभी कुछ पैसा जो है कैपेक्स में डाल दिया गया, उसमें NITB टेंडर्स आ गए हैं, लेकिन मैं सभी MLA से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस जितने भी प्लान्स है, वो PRA हो, DDC या BDC हो, आप सभी प्लान्स को देखिए, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि किसी के MLA के किसी पर्सनल वेलफेयर के लिए होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने गलत किया है कि MLA के हाथ में सारी फंड्स रखे हैं।
क्योंकि हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सारा इस टाइम पे डिफंक्ट था और सारा का टेन्योर खत्म हुआ था, तो इसलिए एमएलए को ये पावर दी गई थी। लेकिन हम आम आदमी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो एमएलए साहब हैं वो एमएलए साहब पब्लिक वेलफेयर की बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो इसमें इंक्वायरी होना चाहिए, सीबीआई का इंक्वायरी होना चाहिए, विजिलेंस जाना चाहिए इसमें और चेक करना चाहिए कि ये जो पैसा एमएलए के द्वारा दिया जा रहा है वो कहाँ पे दिया जा रहा है, ताकि पता चले गरीब तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। एक गरीब के स्कूल के बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, उसके स्कूल जो बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल के लिए वो पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं। और इसके साथ में जो बच्चा उसका स्कूल में वहां पे मिड डे मील खा रहा है, तो उसके लिए भी वहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, अस्पताल के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, बेसिक फैसिलिटीज के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो शॉर्ट लाइफ था बेसिकली इसलिए इसी पे। और आप भी ध्यान दें, आपके एरियाज में, आपकी पंचायत में आप भी खुद भी ध्यान दें, आप खुद भी खड़े हो जाएं, खुद भी आप सवाल पूछें। और सवाल पूछने का पूरा आप अधिकार भी रखते हैं और दम रखिए। आप सवाल पूछे, आप डर किस चीज से रहें? डरने की कोई बात नहीं। यहाँ कांग्रेस जनता पार्टी थी और कांग्रेस जनता पार्टी ने मोदी को झुका दिया, एक प्रधानमंत्री को कुछ ही बच्चों ने झुका दिया। तो आप भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को या यहाँ की सरकार को आराम से झुका सकते हैं। अपने हक के अपने अधिकार है आपके पास, अपने सामने आप उनको झुका सकते हैं। लेकिन बस आपके अंदर वो एफिशिएंसी, आपके अंदर वो ईमानदारी होनी चाहिए, फिर जाके आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन बात ईमानदारी की, आप ईमानदारी से खड़े हो जाइए, आप ईमानदारी के साथ खड़े हो जाएं, ईमानदार आदमी के साथ खड़े हो जाएं, ईमानदारी के साथ खड़े हो जाएं, फिर ये सिस्टम बदलेगा। और तभी ये सिस्टम बदलेगा, तब तक ये सिस्टम मेरे चिल्लाने से या आपके बोलने से नहीं बदलेगा। हमें चेंज होना पड़ेगा, हमें इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जितने भी सलाम भेज रखे, आपसे फिर लाइव में जुड़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम।